और दोस्तों मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 का कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो उसमें विज्ञान हमारा विषय चल रहा है, जिसमें हमने इससे पहले क्लास नंबर 18 देखी थी। जीवों की दुनिया में स्टार्टिंग में कुछ चीजें देखी थी, उस पर बेस्ड 10 प्रश्न भी देखे थे। साइड में आई बटन में पिछली वाली क्लास आपको मिल जाएगी और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट दोनों जगह मिल जाएगी। आज हम क्लास नंबर 19 में जीवों की दुनिया चैप्टर में ही लवक और कोशिकांग जो रह गए हैं, पादप और जंतु कोशिका, और साथ ही साथ इन सभी चीजों पर बेस्ड 10 प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका पूरा कोर्स है जिसमें ये चैप्टर हमारा चल रहा है। इससे पहले की चीजें हो चुकी हैं और इसके बाद वाली चीजें हम जल्दी देख लेंगे। तो लवक की बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हम कहते हैं प्लास्टिड। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो लवक होते हैं वो इनमें से किसमें पाए जाते हैं। इस तरीके से आपके प्रश्न में जो है वो पूछा जा सकता है। तो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इस तरीके से भी हम आगे डिफरेंस को भी समझेंगे। कितने टाइप के होते हैं, तो टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक आपका हरित लवक जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आवर्णी लवक जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है वर्णी लवक जिसमें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो इन तीनों के नाम आपको रटे होने चाहिए। अभी इनके बारे में जो जो पॉइंट है वो भी हमको याद करने हैं। तो इंग्लिश के नाम अगर आप आसानी से याद करते हैं तो इंग्लिश भी याद रख सकते हैं और हिंदी भी, जो आपको आसान लगे। तो हरित लवक, आवर्णी लवक और वर्णी लवक, ये लवक के 3 प्रकार होते हैं। आगे बात करते हैं हरित लवक के बारे में। तो हरित नाम में ही हरित है, यानी हरा वर्ड है। तो हरित लवक से आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो है वो हरा रंग का जो है वो होता है। इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है, पर्णहरित। इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण ही ये हरे रंग का जो है वो होता है, और इसी की सहायता से पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण भी जो है वो करता है। तो अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसके कारण होता है, या कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके माध्यम से होता है। तो क्लोरोफिल कह सकते हैं, इंग्लिश में नाम है, और हिंदी में है पर्णहरित। और आप कहेंगे कि भोजन भी जो है वो बनाता है, इसलिए जो हरित लवक है इसको पादप कोशिका की रसोई जो है वो कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है कि पादप कोशिका की जो रसोई है वो किसे कहते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। ऐसे ऑप्शन आपको प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं। तो किसे कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हरित लवक है इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण से ही आपका भोजन बनता है। और जब भोजन बन रहा है इसी से, तो इसीलिए जो हरित लवक है इसको पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। आगे बात करते हैं। तो पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है, तो उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। ऐसे भी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि पत्तियों का पीला रंग या पत्तियों का हरा रंग, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पत्तियों का रंग जो पीला है, और पीला रंग यहाँ पर बताया इसलिए भी गया, आप देखते हैं ना कि कोई हरी पत्ती है जब धीरे धीरे सूखने लगती है तो उसका रंग जो है वो पीला टाइप का पड़ने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। चलिए बात करते हैं आगे। हरित लवक के बाद आपका आवर्णी लवक, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये जो है आपका रंगहीन लवक होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, रंगहीन मतलब इसमें कलर नहीं होता है। अच्छा, नाम से भी क्लियर होता है। अगर आप ध्यान देंगे, अवर्णी लवक है। वर्णी मतलब होता है कि रंग उसमें है, और आ जिसके आगे लग जाता है वो क्या कह देता है कि वो चीज उसमें नहीं है। तो आ लग गया आगे, यानी कि वर्ण जो है वो नहीं है, कलर नहीं है, कलरलेस है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये रंगहीन लवक है। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में जो है वो पाया जाता है जो कि सूर्य के प्रकाश से जो है वो वंचित हैं। जैसे आपका भूमिगत जड़ जड़ हो गई, भूमिगत तना हो गया। अब देखते हैं ना, जो जड़ें होती हैं वहां तक तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं है। तो वहां पर जो लवक होता है उसे हम कहते हैं अवर्णी लवक, और ये इसीलिए आप कह सकते हैं रंगहीन लवक होता है। कोई कलर तो होता नहीं है, और ये पौधे जो है उनके उन भाग कोशिकाओं में जो है वो पहुंच जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। तो क्लियर है आपको। और ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों में, इनमें। तीसरा आपका है वर्णी लवक, जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होता है। जैसे वो रंगहीन था क्योंकि आ लग गया था आगे, तो रंगहीन हो गया था। वर्णी लवक में क्या होता है, वर्ण मैंने बताया ना, कलर से आप जोड़ सकते हैं। तो वर्णी लवक आपका रंगीन लवक होता है, जो कि प्रायः लाल, पीला, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प हो गया, फल भित्ति हो गया, बीज हो गया, इनमें जो है वो देखने को मिलते हैं वर्णी लवक।
तो ये आपको बस ध्यान रखना है, रंगीन कहते हैं आवर्णी को, वर्णी कहते हैं रंगीन को। और दूसरी चीज की पाए कहाँ जाते हैं, तो वो जब रंग है ही नहीं, कलरलेस है, तो भूमि के नीचे आप देखते हैं वो सारी चीजों में। और वर्णी लवक में बात करें तो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। तो पौधे के जो रंगीन भाग होते हैं, जैसे पुष्प आप देखते हैं रंगीन होता है, फल भित्ति जो है वो रंगीन होता है, फल भित्ति बीज हो गया, ये सभी सारी चीजें आपकी जो है वो रंगीन होती हैं, तो वर्णी लवक में आ जाएंगी। अब बात करते हैं जो कोशिकांग हमने बात किए थे उसमें कुछ और जो है वो उनकी। तो कोशिकाओं की संरचना में स्टार्टिंग में हमने काफी देख लिए थे, अब जो जो रह गए हैं उनको भी सीरियल से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तारककाय, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो ये आपका है तारककाय। अगर इसमें देखेंगे, ये जो आपका चित्र बना हुआ है, ये चित्र आपका है एक पादप कोशिका का। तो इसमें अगर आप देखेंगे, आपका जो तारक काय होता है वो नहीं होता है, तो इसमें तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर अभी आप आगे चित्र देखेंगे तो उसमें तारक काय आपका इस प्रकार से ही गोल गोल लगभग सबकी संरचना एक से है, क्योंकि डिटेल में हम बहुत ज्यादा देख नहीं रहे, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तारक काय के बारे में आपको याद रखना है कि खोज किसने की थी, तो बोबेरी जो है उन्होंने खोज की थी। इंग्लिश में सेंट्रोसोम लिखा रहता है कई जगह, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यही चीज मैंने आपको बताई कि ये जो चित्र बना हुआ है ये आपका है पादप कोशिका का। और पादप कोशिका में जो है आपका जो तारक काय होता है वो नहीं होता है। आगे भी हम डिफरेंस देखेंगे। तो ये जंतु कोशिकाओं में जो है वो पाया जाता है। तारक काय की बात करें यानी सेंट्रोसोम की बात करें, तो उसके अंदर एक या दो कण जैसी रचना भी होती है, जिन्हें हम सेंट्रियोल जो है वो कहते हैं। और समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें ये ध्रुव का निर्माण भी जो है वो करता है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये सब कोशिका विभाजन के अंतर्गत आते हैं। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें ये ध्रुव का निर्माण करते हैं। समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें जो घटनाएं होती हैं, जैसे आपकी प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, ये सब उसकी अलग अलग सार घटनाओं की आप कह सकते हैं। अगर आपको व्याख्या करनी हो तो वहां पर आप इन नामों को याद रख सकते हैं। बाकी तारक काय में आपको याद क्या क्या रखना है कि खोज बोबेरी ने की थी, ये केवल जंतु कोशिकाओं में होती है। और तारक काय के अंदर एक रचना होती है दो कण जैसी, उन्हें हम सेंट्रियोल जो है वो कहते हैं। फिर बात करते हैं आगे आपका, जिसे कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका, इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर इस चित्र में देखेंगे तो ये आपको दर्शाई भी जो है वो गई है। इसके बारे में बात करते हैं तो यह एक और यह केंद्रक झिल्ली से और दूसरी ओर कोशिका कला से जो है वो संबद्ध जो है वो होता है। ये जो जालिका होती है उसके कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं भी लगी रहती हैं। इन्हें हम राइबोसोम के नाम से जो है वो जानते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसी जालिका जो है, इसके साइड में जो चित्र बना हुआ है उसमें अगर आप राइबोसोम को देखेंगे तो ये दर्शाया गया है। यही जो आपका अंतःप्रद्रवी जालिका है, इनको इस प्रकार से दर्शाया गया है, लंबी लंबी जैसे आप देखते हैं स्नैक्स टाइप से हैं। तो इनके जो किनारे हैं, उन किनारों के ही संबंध में इस राइबोसोम को देखिए तो दर्शाया गया है, यहाँ पर ही दर्शाया गया है। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि ये जो जालिका है उसके कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं। तो ये जो कणिकाएं होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं राइबोसोम। और ई आर मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उन सभी वसाओं और जो प्रोटीन होते हैं उनका संचरण करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो कि विभिन्न जो झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण भी जो है वो करती हैं। तो काम जरूर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कार्य होता है। आपको इतना ध्यान रखना है उन सभी वसाओं और जो प्रोटीन है उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, संचरण करना, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण जो है वो करते हैं। तो ये होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इसी के अंतर्गत जो हमने देखा राइबोसोम, उसको भी अलग से समझ लेते हैं। तो राइबोसोम जो है, स्थिति तो मैंने आपको चित्र में दिखाई दी, तो यहाँ पर समझ लीजिए उसके बारे में और कि सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन, इन्होंने जो है 1953 ईस्वी में जो पादप कोशिका है उसमें, और जी ई पेलाडे जो है इन्होंने 1955 ईस्वी में जंतु जो कोशिका है उसमें राइबोसोम को जो है वो देखा था। जंतु कोशिका में देखा था पेलाडे ने, और पादप कोशिका में देखा था रॉबिन्सन और ब्राउन ने। और 1958 में रॉबर्ट जो थे उन्होंने इसका नामकरण जो है वो किया था। तो नाम के संदर्भ में बस इतना आपको ध्यान रखना है कि किसने जो है वो नामकरण किया, किसने जो है वो खोज की। बात करें आगे तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं आरएनए, इसके नामक जो अम्ल प्रोटीन है उसकी जो है वो बनी होती है। कौन? राइबोसोम।
और ये जो प्रोटीन संश्लेषण है उसके लिए उपयुक्त स्थान भी जो है वो प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल के रूप में भी जो है, इसलिए हमें इसे जाना जाता है और इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी जो है वो कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जो है वो किसे कहते हैं। जैसे हमने कल वाली इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि एक एक पॉइंट सबके बारे में इंपॉर्टेंट था। एक को आत्महत्या की थैली कहते थे, एक को जो पावर हाउस ऑफ सेल कहते थे। ऐसे ही जो सबसे मेन पॉइंट है इस राइबोसोम का, वो आपको याद रखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे राइबोसोम को जो है वो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो ऊपर वाली लाइन में समझाया गया है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल है इसलिए। इसके अलावा बात करें तो स्तनी जो है उनके लाल रुधिर जो कण है उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण जो है वो नहीं होता है। तो लाल रुधिर कण हम कहते हैं आरबीसी को, तो आरबीसी में जो है ये नहीं पाई जाती है, इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो कोशिकांग के बारे में लगभग सारी चीजें हमने देख ली थी इससे पहले, और बाकी बची थे वो हमने देख लिए। अब हम जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका या पादप कोशिका और जंतु कोशिका कह सकते हैं, इसमें डिफरेंस को जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला अंतर है आकार में, पादप जो कोशिका है वो जंतु कोशिका से जो है वो बड़ी होती है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये आपका किसका है, तो ये आपका पादप कोशिका का है, और साइड में जो आपका बना हुआ है ये आपका जंतु कोशिका का है। तो अगर आकार की बात करें तो पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती हैं। अगर आप थोड़ा सा ऐसे भी समझिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जंतु से बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं, तो आप खुद ही सोचेंगे कि पेड़ पौधे तो इतने विशाल होते हैं, उनकी लंबाई बहुत ऊंचाई तक होती है। तो उस लंबाई से पादप कोशिका को आप याद रख सकते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। इस चीज को याद रखेंगे तो ये हो गया। अगला अंतर जो है आपका है कि सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली जो है उससे बनी कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में जो है वो होती है। पेड़ पौधों की जब भी बात आती है तो हम सेलुलोज का नाम ही देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने सेलुलोज को आपको बताया था। तो जैसे प्लाज्मा झिल्ली जो है उससे बनी जो कोशिका भित्ति है वो इसमें उपस्थित रहती है, और कोशिका भित्ति आपको मैंने बताया भी था, ये जैसे आप देख रहे हैं जो सबसे बाहरी वाली जो दीवार होती है ये आपकी कोशिका भित्ति जो है वो होती है। जंतु कोशिका में देखेंगे तो कोशिका भित्ति जो है आपकी नहीं होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका में जो है आपका सेल्यूलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति होती है, और जो जंतु कोशिका है इसमें जो है आपकी नहीं होती है। फिर बात करते हैं आगे, तो पादप कोशिका में तारककाय यानी सेंट्रोसोम जो कि अभी हमने देखा था, और सेंट्रियोल्स इसमें जो है वो नहीं पाए जाते हैं। किसमें? पादप कोशिका में जो है आपके सेंट्रोसोम या तारककाय नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में जो तारककाय और सेंट्रोल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका स्थिति आपको जो है वो याद रखनी है। तो पादप कोशिका में तारककाय और सेंट्रोल्स नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में जो है वो पाए जाते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा करके एक शो आता है, तो तारक जंतु से ही संबंधित है, जंतु में हम भी आ रहे हैं मान लीजिए, तो तारक काय जो है इसमें पाए जा रहे हैं, तो वो तारक वर्ड से तारक मेहता का उल्टा चश्मा यानी कि जंतु से आप वर्ड को जोड़ सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से तो लेना देना नहीं है। तारक काय को आप जो सीरियल आता है उससे जोड़ सकते हैं कि जंतु कोशिका, क्योंकि जंतु ही है आपका वो तारक मेहता उसमें जो भी दिख रहे हैं, तो वो उससे जोड़ सकते हैं कि इसमें जो है वो पाए जाते हैं। अगला देखते हैं आपका पादप कोशिका की बात करें तो इसमें विकसित जो पादप होता है उसमें रसधानी या रिक्तिका बड़ी होती है, जिसको हम वैक्यूल्स जो है वो कहते हैं। और अगर जंतु कोशिका में बात करें तो इसमें जो रसधानी है, रिक्तिका है, वैक्यूल्स है वो बहुत छोटी और अस्थायी होती है। अगर इसमें आप रिक्तिका को देखेंगे तो यहाँ पर जो है चित्र में दर्शाया भी गया है, ये जो है आपकी रिक्तिका है। अगर आप यहाँ पर इसका आकार देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाकर दिखाया गया है कि ये जो है काफी बड़ी होती है। अब यहाँ पर अगर रिक्तिका देखेंगे जंतु कोशिका में तो इस टाइप से गोल गोल दर्शाया गया है, और ये जो है छोटी होती है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं पादप कोशिका के बारे में कि इसका जो आकार है वो आयताकार होता है। अब देख भी रहे हैं इसकी जो स्थिति है कुछ इस प्रकार से ही है, ये आयत का शेप होता है। अगर आमने चारों ही भुजाएं आपस में बराबर हो तो फिर वो वृत्त हो जाता है। अगर आमने सामने का बराबर होता है तो वो आयत होता है। जैसे आप देखेंगे तो इधर की जो लेंथ है वो इधर से बराबर है और सामने वाला इधर वाले से बराबर है, तो ये किस प्रकार की आकृति है, तो ये जो है आपकी एक आयताकार आकृति है।
तो पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। जंतु कोशिका की बात करें तो क्लियर आपको दिख रहा है वृत्ताकार होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसका आकार वृत्ताकार जो है वो होता है। आगे बात करते हैं पादप कोशिका की, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो आपकी होती है, क्योंकि मैंने बताया था ना पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पर जंतु कोशिका में अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं होती है। तो ये तो आपको याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं पादप कोशिका से संबंधित है। अगला देखते हैं प्रश्न। अब अंतर जितने थे, डिफरेंस थे, हमारे समाप्त हुए। अब हम इस पर बेस्ड जो चीजें हमने पढ़ी उस पर बेस्ड 10 क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य सभी लोग करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा और लोग तक वीडियो जो है वो पहुंच सके। लाइक आपका अवश्य जरूरी है, ताकि जो भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आपके लाइक के माध्यम से हमें पता चलती रहे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग है जिसे चयनात्मक पारगम्य जो है वो होता है, इसकी विशेषता आप कह सकते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव या फिर केंद्रक। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका कोशिका झिल्ली जो है आपका सही होगा। कोशिका झिल्ली जो है वो पादप कोशिकाओं का भाग है जो कि चयनात्मक पारगम्य जो है वो होता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2 कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है, पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है, गैर पारगम्य होती है या स्वतंत्र पारगम्य होती है। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। अभी स्टार्टिंग में शायद हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था या इस वाले में, पर कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने बताया भी था। तो कौन सा इनमें से सही होगा, आंसर की बात करते हैं तो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो ये होती है कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 3 कि प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसकी जो है वो बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है या फिर ए और बी दोनों। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या फिर दोनों। तो आंसर की बात करते हैं तो ये सभी इसी के नाम है। प्लाज्मा झिल्ली हो गया, इसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। बनी किसकी होती है, तो प्रोटीन की भी बनी होती है और लिपिड की भी। यानी आंसर आपका ए और बी दोनों जो है वो सही होगा। प्रोटीन और लिपिड दोनों की जो है वो बनी होती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न चौथा कि लिपिड जो है वो क्या है। लिपिड जो है वो मोनोसेकेराइड है। लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के जो है वो प्रकार हैं। तो आपको बताना है कि लिपिड जो है वो इनमें से क्या है। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका जो लिपिड है वो आप कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड जो है ये लिपिड के जो है वो प्रकार जो है वो होते हैं। और नॉर्मली अगर देखें तो 3 टाइप हम देखते हैं लिपिड, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर जो है वो 5 कि कोशिका का कौन सा गुण है जो कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने की अनुमति देता है। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में पूरा डिटेल में इसको बताया था। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कोशिका द्रव, जीव द्रव, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। मैंने बताया था ना कि कोई गेट कीपर की तरीके से वो काम करता है, उसको आपको जो है वो याद रखना था। तो बताइए कौन सा है इनमें से सही। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका प्लाज्मा झिल्ली या हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली, आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली जो है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका के जो सभी अवयव होते हैं उनकी एक पतली झिल्ली के द्वारा जो है वो घिरे रहते हैं, और ये जो झिल्ली होती है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और कार्य होता है कोशिका के अंदर आने और अंदर से बाहर जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका निर्धारण करना। तो वही यहाँ पर पूछा गया है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 6 कि कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ या जा सकते हैं। जीव द्रव्य कुंचन, अवसादन, विसरण या स्वेदन। कौन सा सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जो है वो आ या जा सकते हैं। जीव द्रव कुंचन, अवसादन, विसरण या स्वेदन। आंसर की बात करते हैं तो आपका विसरण जो है वो प्रक्रिया होती है। सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं आपका 7वां कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या नाम दिया जाता है? विसरण या फिर ऑस्मोसिस या सक्रिय आवागमन या निष्क्रिय आवागमन, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले जो अणुओं का संचलन होता है, आंसर की बात करते हैं तो उसे हम सक्रिय आवागमन के नाम से जो है वो जानते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण जो होता है वो नहीं होता है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक या कोशिका द्रव, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं होता है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक या कोशिका द्रव। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो कोशिका भित्ति आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। मैंने बताया ना, कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं की विशेषता होती है जो कि सेलुलोज की जो है वो बनी होती है। तो वही चीज है जो लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं होता, क्योंकि जंतु कोशिका में तो होगी नहीं। तो आपका कोशिका भित्ति आपका यहाँ पर सही होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं 9वां कि पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे जो है वो बनी होती है? लिपिड, विटामिन, सेलुलोज या फिर प्रोटीन, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे जो है वो बनी होती है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन सेलुलोज जो है वो सही होगा। मैंने अभी आपको बताया था, जब पादप कोशिका की बात आएगी या वनस्पति कोशिका की बात आएगी तो सेलुलोज की जो है वो बनी होती है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया या फंजाई कवक या फिर पौधे, तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। जो आप प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, टॉपिक वाइज चीजें देख रहे हैं, इनकी लाइव टाइमिंग जो है वो शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले के यदि आपने नहीं देखे हो वीडियो तो अलग से प्लेलिस्ट साइंस की बनी हुई है, उसमें जाकर के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो मैंने बताया सेलुलोज आपका पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका से संबंधित है, तो किसके सेल में पाई जाएगी? तो पौधों में ही जो है वो देखने को मिलती है। तो बस डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं जो है वो पाई जाती है। ए ऑप्शन है आपका यूग्लिना, बी ऑप्शन है पैरामीशियम, सी ऑप्शन है गॉन्यूलैक्स और डी ऑप्शन है आपका माइकोप्लाज्मा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका आंसर हम आगे जो है आने वाले जो पार्ट होंगे उसमें जो है वो देखेंगे। इस चैप्टर में भी काफी कुछ है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं ताकि आप साथ ही साथ चीजों को याद भी जो है वो करते हुए चलें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।